नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच खतरनाक टकराव के चलते भू राजनीतिक तापमान चरम पर है, ऐसे समय में ईरान के क्रांतिकारी नेतृत्व और भारत के बीच जुड़ा एक कम ज्ञात लेकिन आश्चर्यजनक ऐतिहासिक संबंध एक बार फिर सार्वजनिक चेतना में उभर कर सामने आया है। बहुत कम लोगों को पता है कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के वैचारिक जनक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी की जड़ें उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। उनका परिवार लखनऊ से मात्र 30 किलोमीटर दूर स्थित बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव कितूर का रहने वाला है। खोमेनी के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में किंतूर गांव में हुआ था, जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के चलते राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और धार्मिक विद्वान इराक व ईरान के शिया धर्मशास्त्री केंद्रों से गहरे संबंध स्थापित करने लगे। तब सैयद अहमद ने इराक के नजफ की ओर पलायन किया। बाद में वे ईरान के एक छोटे से कस्बे खोमैन में बस गए। यहीं से उनके वंशजों ने खोमैनी उपनाम को अपनाया। आरंभिक लेखन में अयातुल्ला खोमैनी अपने नाम में रूहुल्लाह अल मसूवी अल खोमैनी अल हिंदी लिखते थे। यह उनके भारतीय मूल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हालांकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिम विरोधी रुख अपनाया, लेकिन भारत के शिया मुसलमान, विशेष रूप से लखनऊ और बाराबंकी में, ईरान के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बनाए रखे। मुख्य रूप से धार्मिक विद्वता और मुहर्रम जैसी साझी मातमी परंपराओं के माध्यम से। भारत के लखनऊ, अमरोहा और जौनपुर जैसे शहरों में शिया धर्मगुरु आज भी ईरान के धार्मिक केंद्र कुमयम में अध्ययन करते हैं और अब भी अयातुल्ला अली खोमेनेई खोमेनी के उत्तराधिकारी को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। हालांकि भारतीय शिया मुसलमान भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे में पूर्ण रूप से समाहित हैं। ईरान का प्रभाव मुख्यतः धार्मिक है, राजनीतिक नहीं। किंतूर गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि मुसवी परिवार शिया विद्वानों और कवियों की एक दीर्घ परंपरा का हिस्सा था। हालांकि इस गांव में न तो कोई ईरानी फंड से बना स्मारक है और न ही कोई संस्था, फिर भी कई इतिहासकार और विरासत संरक्षक इस संबंध को औपचारिक मान्यता दिलाने की समय समय पर मांग करते रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि खोमेनी के नाम में प्रयुक्त हिंदी शब्द कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह भारत और ईरान के शियाओं के बीच सदियों से चले आ रहे बौद्धिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का प्रतीक था। लखनऊ के अवध के नवाब, जो स्वयं शिया शासक थे, ऐतिहासिक रूप से शिया धर्मशास्त्र के संरक्षक रहे और उनका संपर्क फारसी तथा इराकी धार्मिक विद्वानों के साथ बहुत गहरा था। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, ड्रोन हमलों, साइबर युद्ध और सैन्य जमावड़ों के चलते पूरा क्षेत्र जिस तरह हिल गया है, उससे वैश्विक नजरें एक बार फिर उस धार्मिक नेतृत्व पर टिक गई हैं जो ईरान की भू राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है, जिनका नाम अयातुल्लाह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा अयातुल्लाह ही असली निशाना है, उन्हें बिना शर्त समर्पण करना चाहिए। अयातुल्लाह, खासकर सुप्रीम लीडर, केवल एक प्रतीकात्मक धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, वे चोंगा पहने हुए रणनीतिक सेनापति होते हैं जो धर्मशास्त्र, राष्ट्रवाद और व्यवहारवादी राजनीति के मिश्रण से नीतियां गढ़ते हैं। अयातुल्लाह शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं को दिया जाने वाला एक उच्च धार्मिक पद है जो इस्लामी कानून, दर्शन और नैतिकता में असाधारण विद्वता का संकेत देता है। अरबी में इसका अर्थ है ईश्वर का चिन्ह। शिया पंथ में अयातुल्लाह सबसे पूजनीय और प्रभावशाली होते हैं। करोड़ों अनुयायियों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, वर्तमान में अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो वली अल फकीह पद पर काबिज हैं। इसका मतलब इस्लामी न्यायविद का संरक्षक होता है। यह पद केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। ईरान में धर्मगुरुओं के सत्ता में आने की जड़ें 1979 की इस्लामिक क्रांति से शुरू होती हैं।
जब अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने अमेरिकी समर्पित सम्राट शाह रजा पहलवी की राजशाही को गिरा दिया। खोमैनी ने विलायत ए फकीह का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह विचार था कि राज्य को एक वरिष्ठ इस्लामी विद्वान के नियंत्रण में रहना चाहिए ताकि शासन इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप रहे और इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप चले। क्रांति के बाद ईरान ने एक अनूठी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई, जहां लोकतंत्र के साथ साथ धर्मतंत्र का भी समावेश है। यद्यपि राष्ट्रपति और संसद का चुनाव जनता करती है, लेकिन सर्वोच्च अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होता है, जिसे धार्मिक विद्वानों की परिषद द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पास है। उनके पास ईरानी संविधान द्वारा दिए गए विशाल अधिकार हैं। सशस्त्र सेनाओं और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वे सर्वोच्च सेनापति हैं। युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार उनके पास है। न्यायपालिका प्रमुख, सैन्य प्रमुखों और राज्य मीडिया के निदेशकों की नियुक्ति यही करते हैं। विदेश नीति और परमाणु रणनीति पर भी इन्हीं का नियंत्रण माना जाता है। सेंसरशिप, नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक नीति पर अंतिम निर्णय इन्हीं का मान्य होता है। व्यवहार में सुप्रीम लीडर निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये देश की दिशा तय करते हैं, चाहे वो आंतरिक विरोध हो या क्षेत्रीय युद्ध। जब इजराइल के साथ छाया युद्ध खुली झड़पों में बदलता जा रहा है, सीरिया, लेबनान और लाल सागर क्षेत्रों तक अयातुल्लाह खोमेनी और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका निर्णायक हो जाती है। वे हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे संगठनों को समर्थन देकर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की रणनीति को बढ़ावा देते हैं, जिसमें इजराइल को इस्लामी दुनिया में पश्चिमी कब्जे के रूप में दिखाया जाता है। परमाणु नीति को भी वह तय करते हैं, जिससे एक निरोधक शक्ति और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि अयातुल्लाह आईआरजीसी और खुफिया एजेंसियों के जरिए सत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, फिर भी उन्हें भीतर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और 2022 की महसा अमीनी आंदोलन जैसे युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने धार्मिक तंत्र पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि जब बाहर से खतरा आता है, जैसे इजराइल या अमेरिका, तब ईरान की सत्ता और जनता के समक्ष अयातुल्लाह स्वयं को सादगी और तपस्या के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सादा वस्त्र, सामान्य आवास और विद्वतापूर्ण आचरण। राज्य मीडिया इस छवि को मजबूत करता है, लेकिन निर्वासित आलोचक और लीक हुई रिपोर्ट्स एक दूसरा चित्र प्रस्तुत करती हैं। अली खोमेनेई को एक वित्तीय साम्राज्य का संचालनकर्ता बताया जाता है, जिसकी अनुमानित संपत्ति दर्जनों अरब डॉलर है, जो सैताद नामक संगठन के जरिए संचालित होती है। यह संगठन 1980 के दशक से असहमत लोगों और अल्पसंख्यकों की जमीन और संपत्ति कब्जा कर रहा है। जहां आधिकारिक तस्वीरों में सादे मकान दिखते हैं, वहीं जानकारों का दावा है कि खोमेनी के पास विशेष सुरक्षा बलों से संरक्षित भव्य परिसर है। विदेशी पत्रकारों को इनके निजी घेरे में बहुत कम प्रवेश मिलता है। उन्हें विशेष डॉक्टरों से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलती है और यात्रा भी आमतौर पर गुप्त रूप से होती है। कभी कभी कूटनीतिक माध्यमों से विदेश यात्रा भी की जाती है। फिर भी अयातुल्लाह दिखावटी विलासिता से बचते हैं, ताकि उनकी धार्मिक छवि और वैधता बरकरार रहे। अयातुल्लाह बनने के लिए एक मौलवी को दशकों तक हौजा यानी इस्लामी मदरसा में अध्ययन करना होता है। वरिष्ठ धार्मिक गुरुओं की एक निर्वाचित परिषद सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। सैद्धांतिक रूप से धार्मिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर, लेकिन वास्तव में यह चुनाव अक्सर आंतरिक सत्ता समीकरण, रूढ़िवादी विचारधारा और आईआरजीएस के प्रभाव पर निर्भर होता है। एक बार चुने जाने के बाद सुप्रीम लीडर आजीवन पद पर बना रहता है, जब तक कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा बर्खास्त न कर दिया जाए, जो ईरान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। एक ऐसे समय जब अयातुल्लाह खोमैनी पर अमेरिका की नजर गड़ी हुई है, अमेरिका उन्हें या तो सरेंडर कराना चाहता है या मार देना चाहता है, तब तमाम नए नाम भी सामने आने लगे हैं। सर्वोच्च नेता के पुत्र और एक कठोर विचारधारा वाले मौलवी मुजतबा खोमनेई का नाम भी इस समय लाइमलाइट में है। ऐसा माना जाता है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
कि कुछ वर्गों में मुजतबा की लोकप्रियता है। हालांकि वंशानुगत उत्तराधिकार की संभावना पारंपरिक शिया मौलवियों के बीच असंतोष का कारण बन सकती है, जो पीढ़ीगत सत्ता हस्तांतरण के सख्त विरोधी हैं। दूसरा नाम है इब्राहिम रईसी का। ये ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और एक कट्टरपंथी धार्मिक नेता हैं। न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख और खोमेनेई के करीबी माने जाने वाले रईसी को ईरान की मौजूदा धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि मानवाधिकार उल्लंघनों में उनकी कथित भूमिका के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का कई बार सामना भी करना पड़ा है। एक और नाम जो उभर करके सामने आता है वो सादिक लारिजानी का है। वे वरिष्ठ मौलवी और न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख हैं। लारिजानी भी सत्ता की दौड़ में एक प्रमुख नाम है। वे ईरान के कट्टरपंथी व्यवस्था और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो सर्वोच्च नेताओं का चयन करती है, उससे गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी को बल मिलता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जो रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स है वह अधिक स्पष्ट राजनीतिक नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक सामूहिक नेतृत्व मॉडल की भी चर्चा ईरान में इन दिनों होने लगी है, जिसमें वरिष्ठ सैन्य और धार्मिक नेताओं की साझा भागीदारी भी संभव है। ईरान के सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकार महज आंतरिक मामला नहीं है, यह देश की पूरी दिशा तय कर सकता है। फिर चाहे वह परमाणु नीति हो, अमेरिका और इजराइल से रिश्ते हों, या पूरे इस्लामी जगत के साथ संबंध हो। यदि कोई कठोर विचारधारा वाला नेता सत्ता में आता है तो ईरान का टकराव पूर्ण रुख और तीव्र हो सकता है, जबकि कोई अधिक व्यवहारिक उत्तराधिकारी संवाद और सुधार की संभावनाएं खोल सकता है। हालांकि मौजूदा हालत में ऐसी उम्मीदें क्षीण प्रतीत हो रही हैं। जैसे जैसे इजराइल ईरान संघर्ष गहराता जा रहा है और तेहरान में सत्ता परिवर्तन की आशंका मंडराती जा रही है, पूरे क्षेत्र और संभवतः दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले कुछ महीने मध्य पूर्व की स्थिरता के भविष्य को तय करेंगे। देखना है मध्य पूर्व किधर जाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।